हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम जो है एनटीपीसी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यह आज का जो पेपर है वह 8 जनवरी 2021 का है, जो कि 3 PM थर्ड शिफ्ट का है। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका जो सही आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक में जो है भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे उसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है। तो यह जो है इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ही कहा था। इसकी व्याख्या है कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को जो है स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मैथ का सवाल है। जिन लोगों को मैथ का सवाल सॉल्व करना है वह वीडियो को रोककर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है सेम इसी पर रहेगा। केवल डाटा जो इसका डाटा है, जैसे या 840 मीटर है या फिर यह 49,000 मीटर स्क्वायर है, केवल यही बदला ही रहेगा। प्रारूप जो है सेम रहेगा। इसलिए आप लोग मैथ का जो पोर्शन है उसको सवाल है उसको सॉल्व करते रहिए। हम जो है केवल जीएस और जीके को कवर करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो यह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यह रीजनिंग का सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि कपड़ा जो है, कागज़ जो है स्टेपलर जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार कपड़ा जो है हैंगर से संबंधित है। यानी कि कागज़ों को जो है जिस प्रकार स्टेपलर करके एकत्रित किया जाता है उसी प्रकार कपड़े को जो है हैंगर पर टांग कर एकत्रित किया जाता है, टांगने के लिए काम आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको जो है अपना गुरु माना था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। इसका जो सलूशन है यानी कि एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले भारत के जो है स्वतंत्र सेनानी, समाज सेवक एवं विचारक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, इस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ यानी कि वाइट टाइगर का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 में जो है मृत्यु हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाजीराव। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वह अंतिम सफ़ेद बाघ जैसे कि जिसे औरंगाबाद चिड़ियाघर से संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली लाया गया था, उस बाघ का नाम जो है बाजीराव था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यह डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। इसको जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न है कि ए बी और सी अलग अलग शहर है और दिए गए आंकड़े वहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है जो कि संबंधित वर्षों 2000, 2005, 2010 और 2015 में हुई थी। यह जो है डाटा दिया गया है। पूछा क्या है
दिए गए आंकड़े के आधार पर किस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावशाली कहा जा सकता है। तो इसको आप जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका है कि चारों वर्षों में शहर ए की जो कुल दुर्घटना हुई उसको आप जोड़ लेंगे, फिर चारों वर्षों में जो शहर बी की जो दुर्घटना हुई उसको आप जोड़ लेंगे, और फिर जो शहर सी की दुर्घटना है उसको आप जोड़ लेंगे। तो जिस शहर की जो है सबसे कम दुर्घटना होगी, यानी कि 1800 जो ये हुई है सबसे कम पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1800। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का जो है नाम बताइए। तो 17वां जोन जो है वह बना है, इसकी ऑप्शन क्या है, कोलकाता और मेट्रो, पूर्वी मध्य रेलवे, कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो। तो हाल ही में जो बना है वह कोलकाता मेट्रो है। तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन है, सही आंसर होगा कोलकाता। इसका कोलकाता मेट्रो को जो है भारतीय रेलवे के 17वें जोन के रूप में स्थापना की गई है, और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता शहर में स्थित है, कोलकाता रेलवे जोन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। गति के जो तीनों नियम है वह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, जिसमें न्यूटन का जो है प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम था कि नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। गति की जो है पहले नियम को जो है जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन और जो है संवेग परिवर्तन जो है बल की दिशा में होती है, यानी कि या बराबर, इसका जो होता है फार्मूला था या बराबर या में। गति का दूसरा नियम से आता है, जिसमें एफ जो है फोर्स यानी कि बल है, एम जो है मास यानी कि द्रव्यमान है, ए जो है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है। गति का जो तीसरा नियम है वह है किसी भी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं उतना ही बल वस्तु जो है विपरीत दिशा में हम पर लगाती है, इसे गति का तीसरा नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तो मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा 100 मीटर थी, तो अब जो है वृद्धि होकर 10% वृद्धि हुई, यानी कि 100 का जो 10% होगा 10 होगा, यानी कि वृद्धि होकर 110 हो गया है। तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। तो पहले 100 था भुजा, तो यह अभी 100 होगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा 100 गुणे 100 होगा, यानी कि इसका जो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल है वह 10, इसका पहले वाले का क्षेत्रफल 10,000 हो जाएगा, और जो दूसरे वाले का क्षेत्रफल है पहले वाले का क्षेत्रफल 10,000 हो जाएगा। दूसरे वाले का क्षेत्रफल जो है 110 है, तो 110 गुणे 110 भुजा का स्क्वायर होता है, तो 110 गुणे 110 कर देंगे। 11 के नंबर 11, 11 के नंबर 11 12, यानी कि 12,100 हो जाएगा। तो पूछा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो 12,100 में से 10,000 घटा देंगे, 12,100 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 1100 आ जाएगा। तो 1100 की वृद्धि हुई है कितने पर, 10,000 पे। तो परसेंटेज पूछा है
तो इसको काट 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, ये 2 शून्य 2 शून्य, यानी कि जो वृद्धि होगी वह 21% होगी। और इसको सॉल्व करने का फार्मूला भी है कि वर्ग के क्षेत्रफल में अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि जो होगी वह 10 + 10 × 10 × 10, यानी कि इसका फार्मूला होता है 10 + a + b + a × b/100%, इसका फार्मूला होता है। और जो हम बताएं वो बेसिक से था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट को जो है नाम क्या था? तो उसका जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत का जो परमाणु परीक्षण हुआ था वह 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था, और उसका नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो यह जो है गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। इन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4, 8, 12 और 16 का जो है एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगी। और पूछा है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है 1 लाख होगा। तो 1 लाख बटे 48 से भाग देंगे, तो 1 लाख में 48 से भाग देंगे तो संख्या आएगी 2084। तो पूछा है कि वह कौन सी संख्या जो इससे विभाजित होगी, तो 2084 में 48 का जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1,32,000। यही संख्या है जो कि 48 से विभाजित होगी, क्योंकि वह 48 का मल्टीपल होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया है। अध्ययन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो अध्ययन है जो लक्षद्वीप में जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर शेष न बचे। तो इनसे विभाजित करना है, तो यानी कि इनका एलसीएम लेंगे। तो 6, 12 और 16 इसका एलसीएम जो है 48 आएगा। एलसीएम लेने पर 48 आ जाएगा। तो पूछा क्या है, 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग पूछा है। तो 400 और 600 के बीच संख्याओं का योग पूछा है, तो पहले बड़ी संख्या लेंगे। 48 एलसीएम में, यानी कि जो संख्या होगी वो 48 से गुणा करने पर जो आएगी वही होगा। तो 48 का 9 में पहले गुणा करेंगे तो 432 आ जाएगी। 48 का अगर 8 में गुणा करते हैं तो 400 से कम आती है, जिसके कारण उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि 400 से 600 के बीच पूछा है। तो 48 का फिर 10 में गुणा करेंगे तो 480 आएगा। 48 का 11 में करेंगे तो 528 आएगा। 48 का 12 में करेंगे तो 576 आएगा। 48 का 13 में करने पर वह 600 से अधिक आ जाएगा, तो उसको नहीं लेंगे। इसके बाद इन चारों को जब जोड़ देंगे तो वही आंसर आ गया, यानी कि 2016। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज के प्रश्नवाची चिन्ह पर स्थान पर जो है आएगी। तो यह रीजनिंग का सवाल है। इसमें पूछा कि एक पैटर्न दिया गया, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो इसका सिंपल सीधा है कि 40 और यह 12, इसको जो सामने इसको जोड़कर
इसको जोड़ने पर जो आएगा उसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यह 30 आएगा। तो 34 और 16 को घटाएंगे, 34 और 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 6 4 10 3 1 36। 34 और 16 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। उसमें से जब 10 को घटा देंगे तो 40, यानी कि ये आ जाएगा। उसी प्रकार इसको करेंगे तो 20 और 28 को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 में से क्या घटाएं कि 43 आए, तो 48 में से 5 घटाने पर 43 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। डैश मतलब खाली स्थान को 2020 यूनेस्को यानी कि गिलमार्नी कैनियो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया। वह कौन है? तो जीनित बिडियोवा लीमा। यह करंट का सवाल है जो कि अब नहीं पूछेगा। करंट आप लोग करंट की जो है क्लास आप लोग कमेंट कर दीजिए। किसी दिन हम एसपीडी पब्लिकेशन की जो बुक आती है करंट के लिए उसको हम सॉल्व करवा देंगे। एसपीडी पब्लिकेशन बुक से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछता है करंट का। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 आईएसएसएफ विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका जो सही आंसर होगा अपूर्वी चंदेला। यह करंट का है। करंट के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। किसी दिन हम जो करंट की 800 प्रश्न की जो सीरीज होती है उसको हम 1 या 2 वीडियो में कवर कर देंगे, जो कि पूरे 1 साल की रहेगी। पूरे 1 साल की रहेगी और अगर आप लोग उसको कर लेंगे तो आप लोगों को हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। एक जो है त्रिभुज का परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर है। इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज है जिसमें जो है कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर या ए हो जाएगी या बी हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल जो दिया है तो परिमाप दिया है वह 60 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों को जोड़ने पर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो सिंपल सवाल है। इसमें दिया है कि तीनों भुजाओं को जोड़ने पर जो है 60 सेंटीमीटर, जिसमें कर्ण की वैल्यू दिया है 26, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 34 आ जाएगी। तो सिंपल सा सवाल है कि त्रिभुज में जब जो है 60 दिया है और इन दोनों को जोड़ने पर 34 दिया है, नहीं इस कर्ण में जो है 26 दिया है, इन दोनों को 34, इन ए और बी को जोड़कर 34 दिया है। तो एक ट्रिपलेट होता है 10 24 26, या 10 होता है या 24 होता है और या 26 होता है। तो उसी पर जो है इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 24 और कर्ण जो है 26 दिया है। तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, आधार के आधार जो है 24 है और ऊंचाई जो है 10 है। तो 2 5 10, 5 आ जाएगा। 5 का 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे 120 आ जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा 120 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। चार्ल्स के बैबेज को जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर को जो है हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। यदि काश x बराबर -1/2, यदि काश x बराबर -1/2 और x जो है पाई से 3π/2 के ही बीच में रहना चाहिए, तो 4 tan स्क्वायर x - 3 cosec स्क्वायर x का जो है मान कितना होगा? तो काश x की वैल्यू जो है -1/2 है, यानी कि x की वैल्यू जो है पाई से 3π/2 के बीच होनी चाहिए। तो काश जो है 120 अंश का मान जो है
-1/2 होता है और cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है। तो cos 120 अंश का मान 100/2 होता है, तो यानी कि यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 120 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है x के स्थान पे 120 और x के स्थान पे 120 रख देंगे। तो जब x के स्थान पे 120 रख देंगे तो 4 tan स्क्वायर 120 - 3 cos स्क्वायर 120, तो tan स्क्वायर 120 अंश का मान जो है √3 होता है। तो 4 × √3 का होल स्क्वायर -3 और cos 120 अंश का मान 2/√3 का 2/√3 होता है। cos स्क्वायर दिया है तो cos स्क्वायर भी हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जान 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का जो है मूल्य क्या है, यानी कि मूल्य क्या है, कितना किलोग्राम से प्रति से उसका मूल्य पूछा है। तो इसमें हम मान लेते हैं माना कि प्रति किलो जो है गेहूं का जो मूल्य है वह 100 रुपये है, 100 रुपये है। तो इसमें कहा है कि गेहूं की कीमत जो है 25% की कमी हुई है। तो 25% की कमी के बाद जो गेहूं की कीमत होगी वह हो जाएगी 100 × 25 कमी, यानी कि 75 हो जाएगा। तो 100 × 75/100 यानी कि 3x/4 रुपये हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार कहा है कि 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो यानी कि जब वह 600 रुपये में 3x/4 इस 25% कमी के से खरीद रहा है तो कितना खरीदेगा। तो 600/3x/4 इतने रेट से जो है 600 रुपये में खरीदेगा, माइनस और जो 600 रुपये में जो है अगर वह कमी नहीं करता है तो /x करता है तो कितने की कमी पाता है, 5 रुपये की कमी पाता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 4 ऊपर चला जाएगा तो 2400/3x माइनस 600/x रहेगा बराबर 5 आएगा। तो इसमें से 3x या x है, तो जब एलसीएम लेंगे तो 3x आ जाएगा। तो यह 2400 का 2400 रहेगा और यह 6 में 3 का मल्टीप्लाई होकर 1800 हो जाएगा, यानी कि 2400 - 1800/3x बराबर 5 आ जाएगा। तो जब 24 में 1800 घटाएंगे तो यह 600 बचेगा और यह 3x का 5 में मल्टीप्लाई होकर 15x आ जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वह 40 किलोग्राम होगी। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न में दिया है हम मान लेते हैं समचतुर्भुज PQRS में जो विकर्ण दिया है कि 16 सेंटीमीटर दिया है और उसका दूसरा विकर्ण जो है 2A मान लेते हैं। तो जैसा कि चित्र में बनाया है, एक समचतुर्भुज है जिसमें एक विकर्ण है जो कि 16 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज एक वर्ग भी होता है। तो इसको जब इस तरह विकर्णों को मिला देते हैं तो हो जाता है। तो यह 90 अंश पे काटता है, यानी कि जो ये वैल्यू होगी और यह वैल्यू यह दोनों बराबर होती है, यानी कि 16 का है तो 8 यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर यह। और इसका जो दूसरा विकर्ण है PR वह 2A दिया है, यानी कि यह A सेंटीमीटर यह हो जाएगा। तो पहले निकालने के लिए त्रिभुज SOR देखेंगे तो S या O हो जाएगा। तो SOR में समकोण त्रिभुज लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यानी कि लंब का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर A की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 D1 D2, यानी कि D1 जो है पहला विकर्ण है और D2 जो है दूसरा विकर्ण है। तो पहला विकर्ण 1/2 D1 जो है पहला विकर्ण की वैल्यू 16 दिया था, दूसरा विकर्ण जो है एक वैल्यू 6 है, तो यानी कि दूसरा विकर्ण 2A था, तो यानी कि 6 दूनी 12 है, दूसरा विकर्ण 12 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 × 8 = 16 और 12 × 8 =
96 आंसर आ जाएगा। देखिए मैथ का हम केवल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है, और वैसे भी आप लोगों को ही मैथ करना है तो हम वीडियो को हम जो है क्लास को रोक कर आप पहले खुद सॉल्व कर लीजिए, और जो सलूशन नहीं आ रहा है हम बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व किया है, आप देख कर समझ लिया करिए। अगला प्रश्न जो है, किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो है करण को लिखा गया है, किस कूट भाषा में लिखा गया है कि एक की वैल्यू होती है 11, ए की वैल्यू होती है 1, आर की वैल्यू होती है 18, ए की वैल्यू होती है 1, एन की वैल्यू होती है 14, तीनों को जोड़ दिए हैं तो 45 हो गया। उसी प्रकार अरुण को भी जोड़ेंगे तो अरुण में जो है ए की वैल्यू होती है 1, आर की वैल्यू होती है 18, यू की वैल्यू होती है 21, एन की वैल्यू होती है 14, इसको जोड़ देंगे तो यह 54 आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा ए सही हो जाएगा। केवल जो उसकी जो अल्फ़ाबेट का नंबर का जो वैल्यू रख दिया उसी को रख कर जोड़ दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, करंट का है 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की जो है रैंक क्या थी, तो वह थी 129वीं रैंक थी, जिसमें कुल 189 देशों ने जो है भाग लिया था, जिसमें जो है पहले स्थान पर नॉर्वे आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। रॉलेट एक्ट में से जो है तो पहला है खादी पहनने पर प्रतिबंध, दूसरा विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना, तीसरा है सी मुकदमे के लिए बिना कारावास, चौथा है विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, मुकदमे के बिना कारावास। रॉलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 को जो है पारित किया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, लिटमस से जो है प्राप्त होता है वह होता है लाइकेन। लिटमस से जो है लाइकेन प्राप्त होता है। लिटमस जो है एक प्रकार का प्राकृतिक सूत्र है जो कि जल में घुलने पर विलयन का जो है कलर बदल देता है। इसमें जो है लाइकेन, शैवाल और बैक्टीरिया आदि जो है थैलोपोडा समूह के अंतर्गत वर्गीकृत जाते हैं। लिटमस जो है इनके रंग को यानी कि बैगनी रंग को जो है नीला कर देता है। अगला प्रश्न है ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4,800 रुपये में हाथ में लेते हैं और ए सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो सी को कितनी धनराशि जो है भुगतान करनी होगी, यानी कि सी को कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें यह कार्य और समय का जो है सवाल है, इसका सलूशन यह है कि ए और बी की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वह निकालते हैं। पहले जो है ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर देता है, तो यानी कि उसकी जो क्षमता है 1/10 हो जाएगी। बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में करता है, यानी कि उसकी जो क्षमता होगी 1/15 होगी। सी जो है उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर, सी की मदद से 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो पहले ए और बी का जो है उसमें से माइनस कर देंगे, तो यानी कि 1/5 माइनस 1/10 प्लस 1/15, यानी कि इससे जो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी वह आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर 1/30। कार्य क्षमता का जो उनका अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10 संबंधी 1/15 संबंधी 1/30, यानी कि 30 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 संबंधी 2 संबंधी 1 कार्य की क्षमता आ जाएगी। तो पूरा कार्य जो है 4800 रुपये है, तो उसमें से सी को कितना मिलेगा, तो सी का जो हिस्सा है 1 है, तो 1 मिलेगा टोटल में से। 3 2 5 1 6, यानी कि 1/6 में से मिलेगा। तो 4800 का 1/6 जो होगा वह 800 रुपये हो जाएगा। अगर उसी स्थान पर पूछेगा बी का कितना हुआ है, तो 4800 का 2/6 हो जाएगा। अगर ए का पूछेगा तो 4800 का 3/6 हो जाएगा। हमें पूछा था सी का, तो इसलिए 1/6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी F2।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 PAI 2000 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोच्च सुशासित राज्य यानी कि बेस्ट गवर्न स्टेट के तौर पर सामने आया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल राज्य। जो है केरल राज्य जो सामने आया है। यह करंट का है, अब वैसे भी यह स्टैटिक में पूछेगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे से संबंधित है। तो इसका जो सलूशन जिसमें इसका जो आंसर तो प्रश्न है बिलर BILR और संबंधित EFOO और संबंधित CJPT। तो पहला जिस प्रकार दूसरे से संबंधित उसी प्रकार तीसरा किससे होगा? तो इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन आप लोग देख लीजिए। बिलर का जो संबंध दिखाया है EFO से, तो बी का जो पोजीशन होता है वह 2 होता है, ई का 5 होता है यानी कि 3 इससे बड़ा है। इसी प्रकार आई का जो होता है 9 होता है, एफ का 5 होता है यानी कि 3 कम किया है माइनस हुआ है। एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, ये तो 3 प्लस किया है। आर का जो है 18 होता है, ओ का 15 होता है यानी कि 3 माइनस किया है। यानी कि इसका जो क्रम है 3 प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है, फिर प्लस फिर माइनस। इसी प्रकार से जो आंसर होगा सी का जो 3 होता है तो 3 प्लस करने पर 6 पर जो है एफ आता है। जे जो है इसका जो पोजीशन होता है वह 10 होता है, उससे इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 पे जी आता है। पी का जो 16 होता है तो इसमें 3 प्लस करेंगे यस आएगा जो कि 19 पे होता है। टी का जो है 20 होता है तो 3 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, 17 पे जो क्यू होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसका जो सही नाम होगा बचपन बचाओ आंदोलन से। कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ आंदोलन से जो है जुड़े थे। इनकी जो शुरुआत थी वह 1990 में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा शुरू की गई थी। इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था कैलाश सत्यार्थी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। यह चाल, दूरी और समय से प्रश्न है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्न के अनुसार कहा है कि वह 400 किलोमीटर की दूरी जब x किलोमीटर प्रति घंटा से वह 400 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, माइनस उसी 400 किलोमीटर की दूरी को जब 10 किलोमीटर प्रति अधिक घंटे से चलती है यानी कि x प्लस 10 घंटे से अधिक चलती है तो वह 2 घंटे कम समय लेती है यानी कि इसको माइनस कर देंगे यानी कि 400/x माइनस 400/x प्लस 10 बराबर 2 हो जाएगा। बराबर है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इसमें से 400 को जो है कॉमन करके नीचे भेज देंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 10 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा तो यह 10/400 जब नीचे आएगा तो 2/400 यानी कि 200 तो यानी कि 1/200 बच जाएगा, 1/200 यह बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 10x प्लस 2000 के इधर लाएंगे तो x² माइनस 10x माइनस 2000 हो जाएगा। 2000 का गुणनखंड करेंगे तो 50 × 40 2000 आएगा और 50 में से 10 प्लस 10 बचेगा भी यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा वह x प्लस 50 x माइनस 40 हो जाएगा यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वह आएगी 40 यानी कि जो ट्रेन की चाल पूछा है वह होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। यदि a² प्लस b² बराबर 82 और ab बराबर 9 तो a³ प्लस b³ का जो है मान ज्ञात कीजिए। a प्लस b का होल क्यूब पर दिया गया है तो इसमें दिया है a² प्लस b² का मान जो है 82 दिया है और ab का मान 9 दिया है। a² प्लस b² का मान 82 दिया है, ab का मान 9 दिया है तो हम होल स्क्वायर से जो है a प्लस b निकालेंगे तो a प्लस b के
होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का हमको निकालना है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 82 प्लस 2ab। तो ए बी का मान 9 दिया है, तो 9 दूनी 18, इसको जोड़ देंगे तो 8 2 8 9 100, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया 100, यानी कि 100 जो है किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10, यानी ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 10। अब पूछा है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब पूछा है, तो यहाँ पर दूसरा सवाल लगाएंगे। ए प्लस बी का जो होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यही होता है। तो हमें चाहिए क्या, ए प्लस बी का जो होल क्यूब दिया है वह कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 के क्यूब 1000 हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब की वैल्यू पूछी है, 3ab की वैल्यू 9 दिया था, ए प्लस बी की वैल्यू 10 निकाले हैं, यानी इसकी वैल्यू चाहिए तो 9 त्रिक 27, 27 गुणे 10 270, यानी कि 1000 में से 270 घटाएंगे तो आ जाएगी वैल्यू 730। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखी गई है, तो वह है सेवा सदन। सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखी गई थी। मुंशी प्रेमचंद जी है, जो मुंशी प्रेमचंद जी एक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। इनकी जो रचनाएं हैं वह सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनकी जो है प्रमुख रचनाएं उपन्यास थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 यह सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का सवाल है। यह बहुत ही सिंपल, इसको सॉल्व करने के लिए जो है पहले बड़ा कोष्टक सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझला कोष्टक सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वह बॉडमास रूल के पर जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बड़ा कोष्टक में पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो 27 में से 3 जाएगा, 27 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 24। 24 में जो है 6 की भाग देंगे तो हो जाएगा 4। अब 4 में से -4 करेंगे तो 0, यानी कि इसकी वैल्यू जो आ गई है वो पूरा 0 आ गई है। अब पहले इसको गुणा करेंगे तो 8 सते 56, 8 एकम 8 5 14 146, 17 बटे 146 आ जाएगा, माइनस 6 करेंगे तो यानी कि इसकी जो इसको जब गुणा करेंगे तो 136 आ जाएगा, माइनस 6 करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 130 आ जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे किया है। 130 आया, उसी प्रकार से किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। BHEL का जो पूर्ण रूप है वह क्या है, यानी कि BHEL का जो फुल फॉर्म है वह होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वह 1964 ईस्वी में जो हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 रीजनिंग का सवाल है। पूछा है कि जिस प्रकार से संबंधित है या जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सिंपल तरीका से सलूशन है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि कोने कोने वाले को जोड़ेंगे तो बीच वाला आना चाहिए, यानी कि 8 2 10 प्लस 12 4 16 तो आ जाएगा 26।
फिर उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी बीच वाली वैल्यू 13। उसी प्रकार इसमें 14 2 16, इसी प्रकार माइनस प्लस 12 में क्या जोड़ेंगे, 22 में x जोड़ेंगे तो डिवाइड करने पर आना चाहिए 22, यानी कि x की वैल्यू हमें नहीं पता तो ये हो जाएगी, इस इधर गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगी, या 16 और 22 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 2 8 2 1 3 बराबर x उधर रहेगा ही, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी 44 में से 38 घटाएंगे तो 6, इसका आंसर आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40, COBOL का जो फुल फॉर्म है यानी कि पूर्ण रूप है वह क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वह होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75, यह जो है किससे विभाज्य है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वह यानी कि 3 की पावर 71 वह कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 3 की पावर 1 की वैल्यू 1, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9, 3 की पावर 3 की वैल्यू 27, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121, 3 की पावर 71 गुणे 121 जो है 11 का वर्ग है। तो यानी कि जो संख्या आएगी वह 3 की पावर 71 से विभाजित होगी या तो फिर 11 से विभाजित होगी। तो इसमें 11 दिया है तो वह 11 से विभाज्य होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, यह सिंप्लीफिकेशन सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले में जो है पहले गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 3 24 यानी कि 46 प्लस 8, 46 प्लस 8 माइनस 6, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 46 प्लस 2 48, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 48। नीचे की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो नीचे की वैल्यू पहले कोष्टक में सॉल्व करेंगे तो 34 माइनस 6, तो आ जाएगा ऊपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 सते 28, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 यानी कि 37 माइनस 21 करेंगे तो आ जाएगा 16, यानी कि नीचे जो आएगा वो आएगा 16, तो 48 बटे 16। अड़तालीस आया था कि ऊपर कितना आया था, नीचे की वैल्यू 16 आया, ऊपर की वैल्यू जो है 4 बटे 32, 8 3 24, 8 3 24 माइनस 6 18, 46 प्लस कितना आया था यार, 8 चौको 32 60, 8 3 24 माइनस 6 18 प्लस 46, 18 प्लस 46 8 6 14 64, ऊपर की वैल्यू आ गई 64, नीचे की वैल्यू आ गई 16। तो इसका जो आंसर आएगा 16 चौको 64, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वह 16 चौको 64, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है और वह उसे मनोहर को
3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है, उसका जो है लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ क्या होगा, तो जो लाभ हो जाएगा अभिष्ट लाभ वह मूलधन गुणे दर, दर कितना दिया है 7% गुणे कितने साल के लिए दिया है 3 साल के लिए दिया है, तो पहले वाली की यह हो जाएगी। दूसरे में क्या है 8,000 जो है तो मूलधन गुणे 5% की वो दर से दिया है, वो भी 3 साल के दिया है। तो इसको जब साल करेंगे तो 1680 आ जाएगा, जब इसको साल में करेंगे तो 1200 आ जाएगा। यानी कि पहले वह 1680 रुपये था, फिर 1200 रुपया हुआ, यानी कि उसका जो लाभ है वह 480 रुपये कमाया है, 480 रुपये उसको लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44, बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। यदि वह एक साथ मिलकर काम करते हैं उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सलूशन जो है इसका है कि ए और बी की जो कार्य क्षमता है वह हो जाएगी 5 और 1, क्योंकि वह बी जो है ए की तुलना में 5 गुना बेहतर कामगार है, 5 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि इसकी जो क्षमता हो जाएगी 5 और 1। ए बी के द्वारा जो लिया गया समय का जो अनुपात होगा वह कार्य की क्षमता के अनुपात का जो है विपरीत होता है, यानी कि ये 5 संबंध 1 है तो यह कार्य क्षमता समय का अनुपात 1 संबंधी 5 हो जाएगा। तो ये जो है किसी कार्य को पूरा करने में अगर x दिन समय लेता है तो बी उसी कार्य को काम करने में 5x दिन का समय लगेगा, क्योंकि इनका जो समय का अनुपात है 1 संबंधी 5 है। तो प्रश्न के अनुसार कहा है कि बी जो है किसी काम को करने में जितना समय लेता है तो 5x दिन समय लेता है, तो x उसी को काम करने में कितना समय लेता है तो x दिन में समय लेता है। तो यानी कि वह कितना दिन में कर लेते हैं 60 दिन में कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 15 दिन आ जाएगी, यानी कि ए द्वारा लिया गया समय 15 दिन, तो बी द्वारा लिया गया समय 5 गुणे 15 यानी कि 75 दिन समय लेगा। अब पूछा है प्रश्न में कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो ए की निकालेंगे तो ए की जो आ जाएगा 1/75, कार्य क्षमता बी की आ जाएगी 1/15, यानी कि टोटल इसकी आ जाएगी 6/75 यानी कि 2/25। 2/25 काम का उनका समय काम का आ जाएगा, काम का जो काम करने का तो है। दोनों मिलकर जो कितना समय लेंगे तो समय जो उसका विपरीत होता है, यानी कि 25/2 दिन, यानी कि 12.5 दिन का समय लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB बिंदु O वाले वृत्त खींची जाती है, तो कोण PAB 55 अंश है, तो वह कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम फिगर देख लेते हैं। फिगर यह है, इसमें कहा है कि P जो है स्पर्शी रेखा है जो कि A और B पर है, तो पहले PA हो जाएगा वह PB हो जाएगी। कोण PAB की वैल्यू जो है 55 अंश दिया है, यानी कि इस छोटे वाले की जो है 55 अंश दिया है, तो पूछा है कोण AOB की वैल्यू, कोण AOB की वैल्यू यह पूछा है। कोण AOB की वैल्यू पूछा है, यह वैल्यू पूछा है, छोटी वाली जो है 55 अंश है। तो इसमें दिया है यह जो दोनों त्रिज्याएं हैं तो यह बराबर हो जाएंगी। PAB की वैल्यू जो है 55 अंश दिया है, PAB की वैल्यू 55 अंश दिया है, और यह जो है स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है, तो यह वैल्यू जो है 90 अंश हो जाएगी। तो जो छोटी सी बची हुई वैल्यू है यानी कि कोण OAB है वह 90 माइनस 55 आ जाएगी 35, यानी कि यह जो वैल्यू 35 आ जाएगी तो यह भी वैल्यू 35 होगी, क्योंकि यह दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसकी कोण भी बराबर होती है, यह दोनों 35 और अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने का मतलब है कि इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दें, यानी कि तीनों की वैल्यू 180 होती है, तो 35
70 हो जाएगा, तो 180 में से 70 घटा देंगे तो 110, यानी कि इसकी वैल्यू जो पूछा है वो आ जाएगी 110। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। 14 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 28 मीटर प्रति सेकेंड वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहले आप लोग वीडियो को रोककर आप खुद से सॉल्व किया करिए, उसके बाद सलूशन देखा करिए आप लोग। तो इसमें दिया है पिंड का द्रव्यमान जो है 14 किलोग्राम, वेग जो है 28 मीटर प्रति सेकंड दिया है, पिंड का संवेग पूछा है। तो इसका जो P बराबर संवेग P बराबर होता है वो होता है m इंटू वी, P बराबर m वी, इसका फार्मूला होता है। P को m की वैल्यू दिया है 14 किलोग्राम, V की वैल्यू दिया है 28, तो 14 गुणा 28 बराबर 392 मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपये है। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेच दी। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किसी ने 2 वस्तुएं खरीदी है, 2 वस्तुएं खरीदी है, तो यानी कि टोटल उसका जो मूल्य है वह हो जाएगा 3000 प्लस 3000 6000। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य चाहिए। तो पहले वाले 3000 पर उसने 5% के लाभ पे बेची है, तो यानी कि 3000 का 5% यानी कि 110 5/100 ये आ जाएगा। और तीसरे वाले को 10% लाभ पर बेचा है, यानी कि 3000 गुणे 110/100। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल उसका जो बेचा है वह 6450 रुपये, जो बेचा है 6050 रुपये में बेचा है। अब पूछा है लाभ, पूछा है 6050 में बेचा है, 6000 में खरीदा था, तो उन दोनों को मिलाकर तो जो लाभ होगा वह 6050 माइनस 6000/6000 से डिवाइड कर देंगे, गुणे परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो वो आ जाएगा 7.5%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक टीम के द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसने नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वह है कलाम सैट। अमेरिकी एजेंसी नासा ने वजन 64 किलोग्राम का था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती जो है कहलाती है ट्रक फार्मिंग। वह इस प्रकार की खेती को जो है ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का जो है नाम क्या है। तो उसका जो नाम था अम्फान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, यदि रूट ऑफ 2116 गुणी रूट ऑफ 48 भागे x बराबर 92 है तो x का मान। इसको सॉल्व करने के लिए जो है सिंपल तरीका है, इस पहले वाले रूट को हटाने के लिए वर्क करेंगे। तो इतना गुणे रूट ऑफ 28 माइनस रूट ऑफ x का मतलब 92 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका सलूशन आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। वही इसका वर्क करेंगे तो 92 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2016 को जब इधर भेज देंगे तो रूट ऑफ 48/x माइनस ये जब इधर आएगा तो 2116 हो जाएगा, 48/x हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो यह आ जाएगा 16 का स्क्वायर आएगा, यानी कि जब इस रूट को हटाएंगे तो 48/x पूरे 16 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। दिए गए विकल्पों में से ये 4 और 16 और 40 दिया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं।
प्रश्नवाचक चिन्ह में जो ये 16 दिया है तो 16 जो है 4 से 12 अधिक है। उसके बाद 40 दिया है, यह 40 जो है इससे 24 अधिक है। इसी प्रकार यह कितना अधिक होगा, तो यह 12 का जो है मल्टीपल है। तो 12 का मल्टीपल है 12 दूनी 24, 24 दूनी यह दोगुना होता जा रहा है। तो 12 से 12 को दोगुना 24 और 24 को दोगुना 48 जोड़ने पर है। तो 40 में 48 जोड़ेंगे तो 88। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 88। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि दो धनात्मक संख्याएं जो x और y हैं, तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जो योग है उसमें दिया एक का वर्गमूल 7 है, यानी कि रूट ऑफ x की वैल्यू जो 7 है तो x की वैल्यू 49 हो जाएगी। और उसमें कहा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि पहली वाली x का स्क्वायर यानी कि 49 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 2437 दिया है। तो y का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 49 का स्क्वायर जो होता है वो होगा 2401, यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदौर। करंट का सवाल था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से जो है पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। वह पूछा है कि जो 472 से विभाजित हो, यानी कि 472 से भाग देंगे, 4 से 72 से भाग देने पर 22 आ जाएगी, यानी कि जो संख्या होगी वह 22 का मल्टीपल होगी, यानी कि 472 में 22 का गुणा कर देंगे तो आएगा 10,384। यह सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 472 से पूरा कटेगी। अगला प्रश्न है यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 1154 तो x प्लस 1 की पावर 1/x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यह दिया है x पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 1154 पूछा है, x प्लस 1/x की वैल्यू पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें दिया है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान 1154 दिया है। तो फार्मूला होता है, निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 आएगा। तो x पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू दिया है 1154 प्लस 2 आएगा, तो यह हो जाएगा 1156 हो जाएगा, 1156 हो जाएगा। तो 1156 है यह हो जाएगा 34 का वर्ग होता है, 34 का वर्ग होता है। यानी कि यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वह 34 आ जाएगी, 34 आ जाएगी। तब अब एक बार फिर उसी फार्मूला को लगाएंगे, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है प्लस 2 होता है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 34 दिया है प्लस 2 होता है, यानी कि यह आ जाएगी 36। तो x प्लस 1/x या जो 6 का वर्ग होता है, यानी कि यहाँ से जो x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी वह 6 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह x प्लस 1/x की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। 6 सेक स्क्वायर 59 माइनस काट स्क्वायर 31 प्लस 2/3 साइन 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 56 y tan स्क्वायर 34 बराबर y/3।
तो यहाँ से y की वैल्यू पूछा है, y की वैल्यू का मान जो है कितना होगा, y का मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 6 सेक स्क्वायर 59 माइनस काट स्क्वायर 31 प्लस 2/3 साइन 90 माइनस 3 टेन स्क्वायर 56 इंटू वाई टेन स्क्वायर 34 बराबर y/3 दिया है। तो इसको पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 6 सेक स्क्वायर 59 माइनस काट स्क्वायर 31 का मान जो है तो यहाँ पर लगा देंगे टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कितना, 90 माइनस 59 करेंगे तो यह आएगा 31, यानी कि काट स्क्वायर 31 को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 59 प्लस 2/3 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है माइनस 3 टेन स्क्वायर 56 वाई इंटू टेन स्क्वायर 34 को जो है काट स्क्वायर 56 लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है काट थीटा बराबर y/3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 1 होती है, तो यहाँ से 6 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 2/3 गुणे 1/3 2/3 हो जाएगा माइनस 3 टेन स्क्वायर 56 इंटू काट स्क्वायर 56, काट स्क्वायर 56 को जो है लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर 56, क्योंकि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। कट गया, यानी कि इसको जो 6 गुणे 1 प्लस 2/3 गुणे 1 माइनस 3 इसको लिख सकते हैं 1, यानी कि y बचा रहेगा तो यानी कि 3y बराबर y/3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो 6 3 18 प्लस 2 20 माइनस 3y इधर लाएंगे तो प्लस 3y हो जाएगा। 3 3 के 9 1 10y/3, यानी कि 20/3 बराबर 10y/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो आएगी वह 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। ए बी सी और डी का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि ए बी और सी का औसत भार 52 किलोग्राम है तथा सी डी का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो सी का भार ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन है ए बी सी डी का भार तो दिया है 56 किलोग्राम है, औसत वजन 56 दिया है, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा। औसत वजन का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी/4 बराबर दिया है 56। तो इन सभी को जोड़ने पर जो क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 56 गुणे 4 224। इसी प्रकार से ए प्लस बी का जो दिया है 52 दिया है, तो 3 है तो बटे 3 से आएगा तो यह इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 52 गुणे 3 यानी कि 156 हो जाएगा। इसी प्रकार सी प्लस डी का 48 गुणे 2 96 हो जाएगा। तो सी का पूछा है तो ऊपर वाले में रख देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है 156 दिया है, तो 156 हो जाएगा। हो जाएगा प्लस डी बराबर 224, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी 156, 224 माइनस 156, तो यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 6, यानी कि 68। सी की वैल्यू डी की वैल्यू आ गई 68, तो सी प्लस डी की वैल्यू दिया है 96 और डी की वैल्यू आई है 68, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा आ जाएगा 8, यह आएगा 2, यानी कि डी सी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 28 किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो क्या पूछा है, अकुशल श्रमिकों का प्रवास जो है निम्नलिखित में से किसका कारण, तो वह है अकुशल जो है श्रमिक है उनका निम्न कारण है निर्धनता यानी कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। 2 वर्षों के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी भी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपये, समान अवधि व समान दर पर
हेतु साधारण ब्याज जो है कितना होगा। तो सिंपल सवाल है, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कितना होता है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 4642 रुपये किस वस्तु पर, तो पी रहने थोड़ा मान लेते हैं वैल्यू पी है, तो पी 1 + r/100 के पावर टी होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकालेंगे, तो पी + 1 + r दिया है 11/100 कितने समय के लिए, टी समय के लिए मान लेते हैं, 2 समय के लिए दिया है। तो 4600 पी वस्तु के लिए 1 + 11/100 टू द पावर, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे तो यह 1 हो जाएगा। तो 4642 गुणे पी प्लस इतना करेंगे तो 110/100 हो जाएगा। 110 का वर्ग होता है 2321, 100 का वर्ग होता है 10,000। तो यहाँ से पी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 20,000 रुपये, आंसर हो जाएगा। अब पूछा है कि पी की वैल्यू जब 20,000 रुपये होगी तो पूछा है साधारण ब्याज कितना है, तो पी की वैल्यू 10,000 गुणे 11% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए कितना होगा, तो होगा 4400 रुपये। साधारण ब्याज बराबर वही सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 20,000 गुणे दर 11% गुणे समय 2/100। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 4, 5, 6, 8 का एलसीएम लेंगे तो 4, 5, 6, 8 का एलसीएम जो है 120 आएगी। वह 120 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, यानी कि 120 का जब हम 40 से मल्टीपल करेंगे, 40 से गुणा करेंगे तो वह लगभग 4800 आ जाएगी। और वह 48 से 4800 से छोटी पूछी है, यानी कि 4800 से 4700 घटा देंगे तो वह आ जाएगी वैल्यू 93। तो जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा 93। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो इसमें पहले इसका गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा 4, और 5 का इसमें गुणा 5 चौक को 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 इसमें जोड़ देंगे 6.25 में 15 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 5, 2, 21.25, ऊपर आ जाएगा 21.25। इसी प्रकार नीचे सॉल्व करेंगे तो 15 - 3.4 को पहले घटाएंगे तो 15, 3, 12.2 आ जाएगा, 12.4 आ जाएगा। 12.4 को गुणा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से फिर गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 12.8 - 3.4 करेंगे तो 12.4 आ जाएगा, प्लस 5 गुणा इतना करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4, 3, 12, 4.1, 3.1 का जब 3 से गुणा करेंगे तो 9.3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.95 आ जाएगा। ऊपर जो है 21.25 आया था, नीचे भी 21.25 आएगा, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। राहुल राजा का भाई है, राधा रमन की बहन है, राजा राधा का पुत्र है, फिर राहुल का राजा से क्या संबंध है। यह ब्लड रिलेशन से सवाल है, इसको सॉल्व करना है। इसमें दिया है जो राहुल वह राजा का भाई है, राधा जो है रमन की बहन है। जो राधा है, आपको इसमें सॉल्व करा देते हैं। इसमें दिया है जो राहुल है राजा का भाई है और जो राधा है रमन की बहन है। पूछा क्या है, राहुल का राधा से क्या संबंध है, राहुल का राधा से क्या संबंध है। तो रमन की बहन जो राधा होगी और राहुल राधा का भाई है तो यह इसका पुत्र होगा, तो यह भी इसका पुत्र होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का जो है खाली स्थान पर क्या भराया जाएगा।
तो यह जो है दिया है 9, 5, 5, 5, 7 खाली स्थान, 3, 4, 5, 35, 140, 150। तो इसमें जो पहला स्तंभ है यह दिया है, यह इसका मल्टीपल है 9 × 5 × 3, 9 × 5 45, 3 135। इसी प्रकार दूसरा भी है 5 × 7 35 × 4 यानी कि 140। इसी प्रकार तीसरा होगा 5 × 5 25 यानी कि 125 में 150 में 25 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5 × 5 25, 5 × 3 15 30 यानी कि 5 × 6 30। इसका जो आंसर होगा वह 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। करेंट का है, नवंबर 2020 में मुंबई से लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का जो है नाम क्या है। कलवरी पनडुब्बी का जो नाम है वह है INS वागीर, जो कि 12 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना के लिए जो है प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 66। एक फर्म में जो है पुरुष और महिला का जो रेशियो है 4.4/5 है। फर्म में जो है पुरुषों की संख्या 80% तथा महिलाओं की संख्या 60% की बढ़ोतरी करने पर निश्चित किया जाए तो फर्म में जो पुरुषों और महिलाओं की सदस्यों का जो नया अनुपात होगा वह क्या होगा। तो पहले जो है फर्म में जो है पुरुष और महिला का जो रेशियो दिया है 4:5 दिया है। वृद्धि के बाद जो है पहले वाले में 4 में जो है 80% की वृद्धि कर दी जाती है यानी कि 180/100 हो जाएगा, 4 × 180/100 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे वाले बी वाले महिलाओं में जो है 60% की वृद्धि कर दी जाती है यानी कि 5 × 160/100 हो जाएगा। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 से 0 चला जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये पूरा 10 से 10 चला जाएगा, यहाँ से बचेगा, ये काटेगा 4, 4 चौको 16, 4 बचेगा यानी कि ये फिर 2 से काटेगा 2 दूना 4, 2 9 18 यानी कि 9 संबंधे 10 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 9 संबंधे 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया था। खिलाफत आंदोलन को जो किसने शुरुआत किया था वह शुरू किया था मोहम्मद अली और शौकत हलूल ने शुरू किया था। यह 1919 में शुरू किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। वेन आरेख के द्वारा दिखाई गया संबंध जो दिया गया किससे संबंधित है। इसमें जो है छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता इसमें दिखाया गया। तो इसका जो आंसर होगा डी की छात्र हो गए, इंटर्न हो गए, अनुसंधानकर्ता हो गए। यानी कि कुछ छात्र जो है वह इंटर्नशिप भी करते हैं, कुछ छात्र जो है अनुसंधानकर्ता भी करते हैं। जो इंटर्नशिप करते हैं वह अनुसंधानकर्ता भी दोनों करते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है 69। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र जो है क्या है। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है वह है ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प तथा ओजोन गैसें ये सभी ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग जो है कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जो है निर्माण 1891 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और वह 1905 में जो है बनकर प्रारंभ हो गया था। यह प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई 9289 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ पर खोजा गया था। तो असम में जो सबसे पहला तेल कुआं खोजा गया था वह खोजा गया था डिगबोई क्षेत्र में। डिगबोई क्षेत्र असम में जो पहला कुआं खोजा गया था, खनिज तेल की खोज की गई थी, वह डिगबोई क्षेत्र में की गई थी और यह 1867 ईस्वी में जो है
खोदा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। इसमें यह जो CKV, DLW और EMX के जिस पैटर्न पर आधारित है उसी पैटर्न पर अगला शब्द क्या आएगा, तो इसको देखते हैं। इसमें दिया है C में एक जोड़ा है D, D में एक जोड़ा है E, यानी कि जो C में एक जोड़कर D, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद जो अगला आएगा वह F आएगा। तो F इसमें नहीं है तो ये कैंसिल, F इसमें नहीं तो ये कैंसिल, यानी कि इसका जो ऑप्शन या तो A होगा या फिर H, या A होगा या फिर या तो ये होगा या तो D होगा। अब फिर अगला चेक करते हैं। K से एक बार K के बाद L, L के बाद M, तो M के बाद जो आएगा वह N आएगा। तो इसमें L आ रहा है तो गलत, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर A सही होगा। प्रश्न नंबर 73। इसमें दिया है ABCDEF का जो माध्य है वह 36 है। यदि BDF का माध्य 28 है तो ACE का माध्य क्या होगा। तो ABCDEF का माध्य दिया है तो माध्य मतलब कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का माध्य है 36 दिया है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा वह आएगा 36 × 6, यानी 6 6 के 36, 3 36 18 21, यानी कि 216। इन सभी का माध्य जो आएगा 216 आएगा। अब इसमें दिया है BDF, यानी कि ये BDF, इन तीन संख्याओं का माध्य 28 दिया है। तो BDF को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो आएगी 28 × 3, यानी कितनी आएगी, 3 9 8 24, 3 2 6 2 8, 84 आएगी। अब पूछा है ACE का माध्य पूछा है, तो ACE का माध्य जो है इसको 84 को घटाकर बटे 3 कर देंगे, यानी कि 6 में से 4 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 132, 132 बटे 3 कर देंगे। 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, यानी कि 44। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 44। आंसर 44 है। यह जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। इसमें दिया है यह सब A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है। ABCD अलग अलग शहर दिए गए आंकड़ों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है जो कि वर्ष 2000, 2005, 2010, 2015 में हुई है। और इसमें पूछा यदि 2020 के लिए आंकड़ा 2015 के आंकड़े के चलन का अनुसरण करता है तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटना होने की संभावना है। 2020 से 2015, 2020 का आंकड़ा नहीं, इसको आप लोग सॉल्व करने के पूरा डाटा बार बार देखना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की जो है द्रविड़ स्थापत्य शैली है। वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। ऑप्शन है एलोवेरा, हम्पी, कोणार्क, खजुराहो। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हम्पी, यानी कि कर्नाटक राज्य में जो वास्तुकला की जो द्रविड़ स्थापत्य शैली है उसका निर्माण जो है हम्पी, यानी कि कर्नाटक राज्य में हुई है। हम्पी जो कर्नाटक राज्य में, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई वह 1336 ईस्वी में हुई है। और किसने किया था, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह बार बार पेपर में पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है। तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की है। कब की है, 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की जो है आवश्यकता होती है। तो ये तो बहुत ही आसान, सभी लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाली आर्मी, यानी कि नर्सरी ऑफ द बंगाली आर्मी कहा जाता है। तो अवध राज्य को जो कहा जाता है, नर्सरी ऑफ द बंगाली अवध राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजपूत का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है मिली बॉबी ब्राउन, ऑप्शन बी लियोन मेसी, लिली सिंह, प्रियंका चोपड़ा था। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि 20 नवंबर 2018 को ब्रिटिश अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन को जो है
यूनिसेफ की सद्भावना सौंपी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 यानी कि 79। यह जो डाटा दिया है उससे बताइए कि यह खाली स्थान पर क्या आएगा। तो यह बहुत सिंपल है, इसको पहले चेक करेंगे इसी क्रम में। इसका जो होगा 4 × 9 × 8, 4 9 36, 4 × 9 + 8, 4 9 36, 36 8 44। इसी प्रकार 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 + 26, 21 + 6 27। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 16 4 20। इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित प्रश्न में 4 से इस प्रकार दिए गए हैं, इनमें से जो है एक को सही कौन सा अलग है उसको दिखाना है। इनमें से दिखाना है कि या जिस संबंध से मतलब इनका जो संबंध होगा तीनों का एक सेम होगा, एक इनमें से अलग होगा, वह कौन सा है। इसको देख लेते हैं किस प्रकार से संबंध दिखाए गए हैं। पहला ZBN है, तो ZBN में जो है Z में 5 करने पर U आ जा रहा है, N में 9 करने पर E आ जा रहा है, B में 6 जोड़ने पर H आ रहा है। उसी प्रकार P में 5 जोड़ने पर 21 आ रहा है, U आ रहा है। उसी प्रकार D में 7 जोड़ने पर K आ रहा है, S में 6 जोड़ने पर Y आ रहा है। ये भी संबंधी है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें -5 किया गया, इसमें +6 और इसमें -9। और जबकि इसमें है +5 +6 +7, इसमें भी +5 +6 +7, इसमें भी +5 +6 +7, लेकिन इसमें -5 और -9 किया गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है तीनों से अलग है, तो यानी कि यही सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पंजाब। पंजाब में जो है उर्वरक की जो है सबसे अधिक खपत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वो एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दाएं छोर पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रशेखर आज़ाद। और उन्होंने सबसे दूर पर कहाँ पर जो है 15 किलोमीटर दूर पर जो है उन्होंने स्थापित किया था। चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है वह 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की जो है संख्या क्या थी। तो इसका सलूशन होगा, माना चुनाव में दोनों प्रत्याशियों से प्राप्त हुए मतों की संख्या 2x × 9x मानेंगे, क्योंकि 2:9 में दिया है, तो 2x × 9x हो। तो जीते हुए प्रत्याशियों को कुल कितने वोट मिले हैं 9,84,332। जो है यह जो दिया है यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट मिले हों तो डाले गए, तो इसमें जीते हुए प्रत्याशी यानी कि जो 9x से पाया है वही जीता है। 2 प्रत्याशी हैं तो 2:9 में पाए हैं, तो जो अधिक पाया है वही जीता है, यानी कि 2 वाला कम पाया है 9 वाला ज़्यादा, तो 9x की वैल्यू जो है इतना दिया है। तो 9x की वैल्यू जो है इतना दिया है, तो x की वैल्यू आ जाएगी इतना। सॉल्व करेंगे तो उसमें पूछा है कुल कितने वोट पड़े हैं, तो पहले वाले को 2x पड़े हैं यानी कि 2 रेशियो से, दूसरे वाले को 9x पड़े हैं
यानी कि 9 रेशियो से। तो टोटल कितने वोट पड़े हैं, 9 दू 11 एक्स पड़े हैं। तो 11 गुणे एक्स की वैल्यू दिया है 1,93,369। तो 11 गुणे इतना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आंसर यही आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। यदि ए का मान 1 है, एम का मान 13 है, आर का मान 18 है तो मिशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यह जो सीधा सीधा वर्णमाला क्रम में जो है, जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर का जो पोजीशन उसी को दिया है। तो इसमें करेंगे एम का मान जो 13 है तो एम का मान 12 नहीं होगा, एम का मान 14 नहीं होगा, तो इन दोनों में से होगा। उसके बाद दिया आई की वैल्यू 9 होगा तो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। इसके बाद यस की वैल्यू 19 होगा तो यस की वैल्यू 19 पे, इसमें भी, इसमें भी। ये फिर यस की वैल्यू 19 होगा तो इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है। फिर आई की वैल्यू 9 होगा तो फिर इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। फिर ओ की वैल्यू 15 होगा तो इसमें 15 है, लेकिन इसमें 13 है, यानी कि डी की वैल्यू गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि 2, 7, 14, 23 है तो उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो इसको चेक करते हैं। 2 से 7 जो है 5 के जुड़ाव है, फिर 7 में 7 जोड़े तो 14 है, फिर 14 में 9 जोड़ा गया है तो 23 आया है। यानी कि जो जोड़ा गया है यह अविभाज्य संख्या है, यानी कि 5, 7 विषम संख्या है, 5, 7, 9। तो 9 के बाद अगली विषम संख्या 11 आती है। तो 11 जोड़ेंगे तो 23 + 11 34 आ जाएगा। अगला प्रश्न है ए बी से लंबा है और बी सी से, ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है, डी बी से ठिगना यानी कि छोटा है। डी जो है बी से ठिगना यानी छोटा है तो किंतु सी से लंबा है। डी जो है बी से छोटा है किंतु सी से लंबा है, तो डी की पोजीशन क्या होगी। तो इसमें जो दिया है इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी आप जिस प्रकार हम बताने जा रहे हैं उस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया है ए जो है बी से लंबा है, ए की वैल्यू हो गया, ये जो है बी से लंबा है, बी से लंबा हो गया। बी सी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। उसके बाद डी जो है बी से छोटा है, डी जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। यह जो डी है यह कहा है कि डी बी से ठिगना है, डी जो है बी से छोटा है, छोटा हो गया, लेकिन सी से जो है लंबा है, लंबा है तो डी है। डी क्या है, सबसे ठिगना है, नहीं गलत, सी है। उसके बाद सी से लंबा है, सही है। उसके ए और बी से लंबा है, ए और बी से नहीं, गलत, ये भी नहीं है। बी से लंबा है, गलत, यानी कि इसका जो आंसर होगा सी से लंबा है। इसका जो आंसर है सी से लंबा है। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल रहता है। इस प्रकार से आप लोगों को जिस प्रकार सोल्यूशन दिया है उस प्रकार से दिक्कत हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। यह डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, डीआई का है, दिया है। इसमें दिया है ए बी सी अलग अलग शहर हैं, दिए गए आंकड़े वहाँ जहाँ दुर्घटनाओं की संख्या है जो कि संबंधित है 2000, 2005, 2010, 2015 में हुई थी दुर्घटनाएं। क्या पूछा है, किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटना होती है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89। उस व्यंजक को चयन करें जो वर्गों के लिए दिए गए समूहों के बीच संबंधों को सबसे सही क्रम में दर्शाता है। नाटी महिलाएं, सफ़ेद बालों वाले लोग, भारतीय। तो इसका संबंध जो है इस प्रकार से होगा। कुछ नाटी महिलाएं सफ़ेद बालों के रोगों से भी ग्रसित होती हैं और कुछ सफ़ेद बाल वाले भारतीय भी होती हैं, कुछ भारतीय जो है नाटी महिलाएं भी होती हैं, तीनों होती हैं, तीनों आपस में संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। बाईं ओर से दाईं और अंग्रेजी वर्ण कालम बढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं और 5वां वर्ण कौन सा शब्द होगा। तो इसमें दिया बाईं ओर से दाईं ओर
अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए 14वें वर्ड के, तो 14वां वर्ड क्या होगा, ए बी 14वां वर्ड 14 पर होगा, यानी कि यन पे होगा। 14वां वर्ड यन के जो है दाईं ओर 5वां वर्ड, यन के जो है दाईं ओर 5वां वर्ड, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ड 5वां वर्ड 19, यानी कि यस होगा। इसको आप डायरेक्ट जोड़ कर भी कर सकते हैं, 15 14 + 5 19, 19 पर आ जाएगा यस को आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो इस पर दिखाया गया, यानी कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो जो 3 के बाद 27 आया है, यह 3 के 3 गुणे या 9 का मल्टीपल है, 9 त्रिक 27। जो 243 आया है, या 9 का मल्टीपल 243, 243 में जो 9 का मल्टीपल आएगा वही होगा, तो यानी कि 9 त्रिक 27 को 7, इसमें 27 लास्ट में नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। उस संख्या के चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आया है। तो इसको देखते हैं। 9 है, तो 9 में जो है 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 9 का इसमें जो है 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 81 आ जाएगा। फिर 81 में जो है 9 का स्क्वायर का जो है ये जो संख्या दी है उसी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगी। फिर इसको करने के लिए 81 में 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी। फिर अगली संख्या जो होगी इसमें इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी, यानी कि 65 66 में 65 66 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। इस कथन और निष्कर्ष का है। कथन है कि क्या शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए। इसका जो तर्क है, हाँ, चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारियों द्वारा छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को सुना जा सकता है। अगला तर्क है नहीं, यह शैक्षिक वातावरण को बाधित करता है और उन्हें संस्थानों में अराजकता और हिंसा फैलाती है, जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है बल्कि और अधिक विवादों को जन्म देता है। तो यह जो तर्क है, तर्क नंबर 2 यह गलत है, तर्क नंबर 1 सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। यदि किसी कुट भाषा में लास्ट को जो है 1 2 3 4 और बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है, उसी भाषा में टोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो सलूशन है इस प्रकार है कि लास्ट को 1 2 3 4, बुक को 5 6 6 7 लिखा गया है, तो उसी प्रकार में टोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो उपर्युक्त कोड के अनुसार जो है टी की वैल्यू जो 6 दिया है तो टी की जगह 6 लिख देंगे। क्या पूछा है, टोस्ट को पूछा ना, तो इसमें जो है टी की वैल्यू क्या दिया है, तो टी की वैल्यू जो है लास्ट में 4 है तो इसका 4 हो जाएगा, सब सही है। ओ की वैल्यू क्या है, तो ओ की वैल्यू 6 है, तो ओ की वैल्यू 6 है, तो इसमें 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं, ये भी आंसर कट जाएगा। फिर ए की वैल्यू इसमें क्या दिया है, तो ए की वैल्यू 2 दिया है तो 2 होनी चाहिए, तो इसमें 2 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। शब्दों को जो पहले तीसरे संबंधित उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि हाथ में जो है अंगूठा होता है तो पेन में होता है क्या, पेन में उंगली नहीं, होल्डर नहीं, कागज नहीं, निब, यानी कि पेन में जो होती है वह निब होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनमें तुरंत बाद 9 है और तुरंत पहले 8 आता हो। ऐसे कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 आता है, तो 3 को खोजना। 3 यहाँ पर है लेकिन तुरंत बाद 9 और उसके तुरंत पहले 8, तुरंत बाद 9 तुरंत पहले 8 यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद 3 तुरंत बाद 9 यहाँ पर है लेकिन तुरंत पहले 8 नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद 3 है तुरंत बाद 9, ये भी नहीं है। उसके बाद 3 यहाँ पर तुरंत 9 है, 8 है, हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें नहीं है, तुरंत बाद 9 तुरंत बाद 8 है, ये भी हो जाएगा। ये 3 है, इसके तुरंत बाद 9 नहीं, ये भी नहीं लेंगे। फिर इसके बाद तुरंत 6 है, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें कहीं नहीं है, यानी कि जो है 1 2 3 है, ऐसे कितने हैं
3 है। इसका आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है और वेटर को 4 5 7 8 3 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में रिटार्ड को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें देखते हैं आर के यहाँ पर आर इसमें 3 दिया है, तो आर जो है 3 है तो 3 आ जाएगा। फिर ई दिया है, ई कहाँ पर, यहाँ पर ई है, ई क्या है 8 है तो इसमें 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद टी है, टी क्या है 7 है तो इसमें 7 हो जाएगा। तो इसमें 7 नहीं दिया है और इसमें भी 7 नहीं दिया, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद ए है, तो ए में जो है क्या है, ए में 5 दिया, ए यहाँ से 5 है तो ए की वैल्यू 5, तो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, सही है। फिर उसके बाद आर की वैल्यू यहाँ पर लास्ट में दूसरे में 3, आर की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ पर नहीं दिया है, 4 दिया तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। एक स्थान से शुरू के बाद नवीन पूरब की ओर एक स्थान से नवीन पूरब की ओर नवीन जो है पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर अपने बाईं ओर पूरब की ओर एक स्थान से पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं दिशा में मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर से अपनी बाएं में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चल जाता है। 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह शुरुआती स्थान पर किस दिशा में खड़ा है? शुरुआती स्थान किस दिशा में खड़ा है? तो यह हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर और पश्चिम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और पश्चिम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। इसमें दिया यदि दक्षिण पूर्व 2 स्थान बदलता है, यदि दक्षिण और पूरब, यदि दक्षिण और पूरब यानी कि ये वाली दिशा स्थान बदलता है तो उत्तर पूरब बन जाता है, यानी कि यह स्थान बदलता है तो उत्तर और पूरब बन जाता है, यानी कि ये वाला स्थान हो जाता है। और यदि उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है तो वह दक्षिण पश्चिम बन जाता है, दक्षिण पश्चिम बन जाता है। तो ये मानते हैं कि सभी शेष दिशाओं को इसी तरीके से बदल दिया जाता है। तो पश्चिम की दिशा क्या होगी? तो जो पश्चिम की दिशा होगी वह पूरब, वह ये वाली दिशा यहाँ पर चली गई है, यानी कि 90 अंश का जो है 90 अंश घूम गई है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि पश्चिम की दिशा पूछा है, यानी कि पश्चिम की दिशा पूछा थी, अभी 90 अंश विपरीत दिशा में घूम जाएगी, यानी कि दक्षिण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह दक्षिण हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कूट भाषा में अगर रमन को 47 लिखा जाता है तो अर्जुन को क्या लिखा जाएगा? तो रमन को 47 लिखा जाता है, यानी कि इनकी वैल्यू को रखकर जोड़ दिया गया, यानी कि आर की वैल्यू 18, ए की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 13, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 14, तीनों को जोड़ने के बाद 47 आ गया। उसी प्रकार अर्जुन को क्या होगा? तो अर्जुन को 1, आर की वैल्यू ए की वैल्यू 18, आर की वैल्यू 18, जे की वैल्यू 10, यू की वैल्यू 21, एन की वैल्यू 14। इसको जोड़ेंगे तो 4, 1 5, 1 6, 8 6 14, लास्ट में 14 को 4 1 बचेगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 64। इसका जो आंसर आएगा वो 64 आएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें। हमारे इस YouTube चैनल पर जो है डेली ये जो बुक है प्रीवियस, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं सब या प्रीवियस ईयर प्रश्न, यानी कि जो 2021 में हुआ है उसी का सलूशन हो रहा है, और जो इस बार पेपर आएगा इसी के बेस पर पेपर बनेगा। इसलिए आप लोग डेली करते रहिए सवाल,
जिन लोगों को मैथ करना है वो खुद रोक कर पहले खुद अपना सॉल्व कर लें, उसके बाद सलूशन जो हम बता रहे हैं डिटेल में कैसे हुआ है उसको आप लोग देख लें जो नहीं आता है। आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।